चलिए है। सो अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो पार्ट 1 में आई थिंक मैंने टाइप्स ऑफ मर्जर्स शुरू किया था। चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल कवर कर दिया था। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं को जेनरिक मर्जर। देखिए को जेनरिक मर्जर में क्या है, इसमें हम किसी के साथ टाई अप करते हैं कि हम आपके लिए बिजनेस जनरेट करके देंगे। ये कैसा मर्जर है, मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी के साथ मर्जर किया। उसमें क्या हो रहा है कि कंपनी ए कंपनी बी के लिए बिजनेस जनरेट करेगी और कंपनी बी कंपनी ए के लिए बिजनेस जनरेट करेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मोबाइल में डील करता हूँ, आप लैपटॉप में डील करते हो और हम दोनों ने मर्ज कर लिया। मेरे पास अगर कोई कस्टमर आता है तो मैं ऑब्वियसली लैपटॉप के लिए आपको रिकमेंड करूंगा और आपके पास अगर कोई मोबाइल का कस्टमर आता है तो आप मेरे को रिकमेंड करोगे। इसको बोलते हैं को जेनरिक मर्जर। हम लोग एक दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब बेसिकली मैं बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने मर्ज किसके साथ किया, बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस के साथ। मैं आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ूँ तो दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। देयर आर नो लिंकेजेस विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर फंक्शन एंड टेक्नोलॉजीज़। मतलब हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, हमारा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ और जिस बिज़नेस के साथ मैं टाई अप कर रहा हूँ, जिस बिज़नेस के साथ मैं मर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल अलग है। उसका कस्टमर फोकस, उसका नीश, उसका टेक्नोलॉजी, उसका रिसोर्स एकदम अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस। देखिए स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है। देखिए मर्जर और एक्विजिशन ये परमानेंट है और इसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको आरओसी का कंप्लाइंस देखना पड़ेगा, आपको सेबी का कंप्लाइंस देखना पड़ेगा। ठीक है, इन केस कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में एंटर करती है तो उसको और भी कंप्लाइंसेस देखने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंस में बहुत सिंपली आप पार्टनरशिप कर सकते हो और एक दूसरे के लिए आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। जैसे स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ अगर, तो टाटा एंड स्टारबक्स ये स्ट्रैटेजिक अलायंस है। मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो जैसे आपका हो गया जैसे गूगल और लुक्सॉफ्टी, ठीक है, और आपका हो गया मैकडोनल्ड्स और आपका कोको कोला हो गया, डोमिनोज़ और पेप्सी हो गया। तो इसमें क्या ये स्ट्रैटेजिक अलायंस है। मतलब अगर आप जाओगे डोमिनोज़ में तो आपको सिर्फ पेप्सी मिलेगी ड्रिंक्स में, अब मैकडोनल्ड्स जाओगे तो आपको कोको कोला मिलेगा। तो ये क्या है, हम एक दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए एक ब्रांडिंग का भी काम कर रहे हैं। ये टेम्परेरी है क्योंकि कल चल के अगर मान लेते हैं कि पेप्सी चाहे तो बंद कर सकता है, वो कहेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो डोमिनोज़ और पेप्सी का अलायंस ख़त्म हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस टेम्परेरी होता है। तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल चला गया है, कंट्रोल सबका बराबर ही। ऐसा नहीं है कि डोमिनोज़ ने एक्वायर कर लिया पेप्सी को, ऐसा नहीं है। पेप्सी इंडिपेंडेंट है, डोमिनोज़ इंडिपेंडेंट है। बट ये हो रहा है कि हम एक दूसरे के लिए ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैं शायद लेकिन ऊबर या ओला, मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें क्या होता है कि जो म्यूज़िक बजेगा ओला और ऊबर में, वो स्पॉटिफाई म्यूज़िक बजेगा। तो वो भी एक अलायंस है एक तरीके का, स्पॉटिफाई और उसका ऊबर का। तो बस ये एक ब्रांडिंग का काम कर रहा है एक दूसरे के लिए।
अच्छा, एडवांटेजेस क्या क्या है? तो स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक दूसरे का ट्रेड सीक्रेट्स मालूम चल जाते हैं, हमें एक दूसरे के रिसोर्स मालूम चल जाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ मालूम चल जाती है, स्किल्स मालूम चल जाता है। तो ऑब्वियसली ये शेयरिंग करना एक रिस्की हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, टाटा, स्टारबक्स। अच्छा हाँ, एक और, इतिहाद और जेट एयरवेज़, इनका भी स्ट्रैटेजिक अलायंस है। इतिहाद एयरवेज़ जो है और जेट एयरवेज़। अब स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स क्या होता है? तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। तो स्ट्रैटेजिक एग्जिट आर फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली रिड्यूसेस द स्कोप। जब हम अपना बिजनेस का स्कोप रिड्यूस कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एग्जिट। ठीक है, सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इसमें सबसे पहले आपका आता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। देखिए, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? इसका अगर हिंदी मतलब देखें तो हम पहले जैसा बनना चाह रहे हैं, हम पहले जैसा बनना चाह रहे हैं, हम जैसे थे हम वैसे बनना चाह रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम आई हो मेरे लाइफ में, ठीक है, मैं फंबल कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जैसा था पहले मैं वैसे बनना चाह रहा हूँ, मतलब टर्न अराउंड करना चाह रहा हूँ। तो आप टर्न अराउंड क्यों करते हो? जब आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट अब उतना कॉम्पिटिटिव है नहीं, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मेरा मार्केट शेयर डिक्लाइन होता जा रहा है, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज़, ओवर स्टाफिंग, मिस मैनेजमेंट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं टर्न अराउंड करने के। ध्यान रखिएगा, टर्न अराउंड आप तब करते हो जब चीज़ें ख़राब हो रही हो। अगर अच्छी हो रही होती है तो आप टर्न अराउंड नहीं करते हो। इसके क्या क्या स्टेजेस हैं? तो स्टेज 1 में आप असेसमेंट करते हो करंट प्रॉब्लम्स का। आप देखते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था रॉयल इनफील्ड का, बीच में क्या हुआ था, एक टाइम आया था कि जो बुलेट बाइक्स थी उसका सेल बहुत कम हो गया था। बुलेट बाइक्स का सेल बहुत कम हो गया था। तो मैं अगर मान लेते मैं ओनर हूँ तो मैं प्रॉब्लम्स को एसेस करूँगा। क्यों सेल कम हो गया था? क्योंकि सर बहुत हैवी बाइक होती थी, आयरन की बनी हुई होती थी। दूसरा, सर इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। सर उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं था। सर बहुत ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो हमने पहले असेसमेंट किया। सेकंड पॉइंट में हमने सिचुएशन एनालाइज किया और एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया। पहले तो असेस किया, फिर उसको एनालाइज किया और फिर उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया। थर्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंट करते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान। फोर्थ में फिर रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, हम लोग बिजनेस में कुछ चेंजेस करते हैं। हो सकता है कि नए मैनेजमेंट को हायर करें, हो सकता है कि बिज़नेस करने का तरीका चेंज करें, मशीन को चेंज करें। लास्ट है रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को एसेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजिक प्लान बना रहे हैं, फिर इमरजेंसी एक्शन प्लान बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर लास्ट स्टेज में क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल सिचुएशन पे आने लगोगे। क्या क्या एलिमेंट्स है इसके? तो टॉप मैनेजमेंट में आप चेंज करते हो, कॉस्ट रिडक्शन करते हो, एसेट को लिक्विडेट करते हो, इंटरनल कोऑर्डिनेशन करते हो, रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डाइवेस्टमेंट क्या होता है? तो डाइवेस्टमेंट का मतलब यही है कि जब आप सेल करते हो या लिक्विडेट करते हो अपने पोर्शन ऑफ बिजनेस को, जब आप सेल करते हो या लिक्विडेट करते हो एक पोर्शन ऑफ बिजनेस को, जैसे मान लेते हैं मेरे 4 सेगमेंट्स हैं, मैंने एक सेगमेंट को बंद कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवेस्टमेंट। मैंने एक सेगमेंट को बंद कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट कब करेंगे? जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और आपने टर्न अराउंड भी कर लिया, आपने टर्न अराउंड भी कर लिया, फिर भी काम नहीं हो रहा है, फिर भी काम नहीं बन रहा है, तो फिर ऐसे केस में फिर आप डाइवेस्टमेंट करोगे। ध्यान रखिएगा, पहले आप कोशिश करोगे टर्न अराउंड में कम बैक करने की, फिर भी आप कम बैक नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव है, आप फिर भी लॉस पे लॉस आपका हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर आप डाइवेस्टमेंट ही आपके लिए प्रेफरेबल है।
तो डाइवेस्टमेंट क्यों करते हैं? तो यही सारे रीजंस हैं कि हमने जो बिज़नेस एक्वायर किया है वो हमारे लिए मिसमैच है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन है, और एक बेटर ऑल्टरनेटिव है मेरे पास इन्वेस्टमेंट का। मेरे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट का, मतलब मैं इसको बेचूंगा, मैं डाइवर्स्ट करूंगा इसको, और इससे जो पैसा आएगा मैं इसको किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और बिजनेस में इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। यही सारी चीज़ें हैं। तो रीजंस मैंने आपको समझा दिया। मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन द बिजनेस, business acquired proves to be mismatch. Management feels that that business could be made viable by divesting some of the activities. मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बिजनेस को आगे चलाना है तो एक एक्टिविटी को डाइवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्टिविटी से हो सकता है पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा हो। वो लॉस मेकिंग जो बिजनेस है आपका, उससे पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा हो, तो आप उस सेगमेंट को, उस यूनिट को डाइवर्स कर दो, बेस्ट वही है। फिर है एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो इसमें 4 था: मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्समेंट। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन। सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट। सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन। कुछ पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एनसॉफ इज़ अ यूजफुल टूल दैट हेल्प्स बिजनेसेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। With the use of this metrics, a business can get a fair idea about how its growth depends upon its market in new or existing products. Company should always be looking to the future. ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा ADL मैट्रिक्स। ADL मैट्रिक्स में क्या क्या है? It is a portfolio analysis techniques that is based on the product life cycle. The approach forms a two-dimensional matrix based on stage of industry maturity and firm's competitive position. इसमें 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल और वीक। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। डोमिनेंट में क्या है? नाम से क्लियर है कि हम डोमिनेंट, मतलब हमारा मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग, मार्केट शेयर उतना नहीं है बट फिर भी मेरे पास अपना फ्रीडम है, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फेवरेबल में क्या है कि ना डोमिनेंट है ना स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट में कुछ बात है जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। मैंने आपको डोमिनेंट में एग्जांपल दिया था, जैसे IRCTC हो गया। स्ट्रॉन्ग में एग्जांपल दिया था एप्पल। मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप देखो तो डोमिनेंट में सैमसंग हो गया, स्ट्रॉन्ग में आपका एप्पल हो गया। फेवरेबल में ना मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी लोग उसको ख़रीद लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया। टेनेबल में मतलब ऐसा है कि जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो टेनेबल में मैं क्या एग्जांपल दिया था, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ अभी, शायद मैंने टेनेबल में, याद नहीं मुझे क्या एग्जांपल दिया था। चलिए ठीक है, टेनेबल में शायद मैंने एग्जांपल दिया था BSNL का। BSNL जैसे क्या, अगर आप देखो तो टेलीकॉम में जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है और BSNL है। BSNL सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और जस्टिफाई भी कर रहा है अपनी पोजीशन को, बट फिर भी उसकी सिचुएशन मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है फिर भी देखा जाए तो, ठीक है। लास्ट है वीक में जैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती थी बट फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती थी बट फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे एग्जांपल नोकिया के लिए एक टाइम था, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो स्मार्टफोन्स में एंटर कर सकता था बट फिर भी वो नहीं किया। वो फिर भी अपने ही रिसोर्सेज पे
स्टिक टू था, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, इस वजह से आज वो मार्केट से बाहर हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, रिवाइज करा देता हूँ फिर से। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। डोमिनेंट में क्या है कि आपकी मोनोपोली है, आपका स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है। स्ट्रॉन्ग में क्या है कि फर्म हैज़ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइसेस। डोमिनेंट में ध्यान रखिए जैसे IRCTC हो गया, स्ट्रॉन्ग में ध्यान रखिए जैसे एप्पल हो गया। मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी उसके पास फ्रीडम है। फेवरेबल में क्या है कि अगर मैं बुक की लैंग्वेज पढ़ूँ, दिस पोजिशन विच जनरली कम्स अबाउट व्हेन द इंडस्ट्री इज़ फ्रेगमेंटेड एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, रिजल्ट इन द मार्केट लीडर्स आर। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली वही ध्यान रखिए कि मैं ना मार्केट लीडर हूँ ना, स्ट्रॉन्ग मेरी पोजीशन है, बट फिर भी लोग मेरे प्रोडक्ट पसंद करते हैं। एग्जाम्पल आप वीवो, ओप्पो ले सकते हो इसमें। टेनेबल में मेरी सिचुएशन वल्नरेबल है, ठीक है, मतलब बहुत रिस्की सिचुएशन है मेरी। मतलब ऐसा नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है मेरी सिचुएशन पे। वीक में मतलब ऑल्दो आपके लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही थी बट फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए। BCG में 4 कैटेगरीज हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काऊ और डॉग। ये कैटेगरीज बनाई गई है मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे। मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के बेसिस पे स्टार में कौन आएगा? जिसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है। क्वेश्चन मार्क में कौन आएगा? जिसकी मार्केट ग्रोथ तो ज़्यादा है बट मार्केट शेयर कम है। कैश काउ में कौन आएगा? जिसकी मार्केट ग्रोथ कम है बट मार्केट शेयर ज़्यादा है। डॉग में कौन आएगा? जिसका मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ भी कम है। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। स्टार में कौन आएगा? जिसका दोनों ही हाई है, ध्यान रखिए दोनों ही हाई है। डॉग में दोनों ही लो है। क्वेश्चन मार्क में ग्रोथ हाई है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हाई है बट आपका शेयर कम है। कैश काउ में आपका शेयर ज़्यादा है बट इंडस्ट्री की ग्रोथ लो है। तो ध्यान रखिए स्टार के केस में आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो टू मेंटेन योर पोजीशन। कैश काउ में आप क्या करते हो? कैश काउ में एक मिनट, कैश काउ में क्या था? हाँ, कैश काउ में आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है बट इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। तो कैश काउ में आप कुछ नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका आप बस क्या करो, बिज़नेस को चलने दो और उससे जो कैश आ रहा है उसको एंजॉय करो। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है, ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्कूल की इंडस्ट्री, आप हिंदी मीडियम स्कूल की इंडस्ट्री देखो गिर रही है, बट मान लेते हैं अगर पूरे लोकेलिटी में, पूरे एरिया में कोई फेमस हिंदी मीडियम स्कूल है पूरे एरिया में, तो वो तो कैश काउ हो गया ना। तो ऐसे बिजनेस को बंद ना करें, चलने दें, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन मार्क में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर। डॉग्स में तो फिर आपको अपने आप को लिक्विडेट या डाइवर्स करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसकी 4 स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी थी, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड में आप क्या करते हो? अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो। तो बिल्ड किसके लिए लगेगा? बिल्ड आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क में। होल्ड, आप अपनी मार्केट शेयर को प्रिजर्व करते हो, स्टार। हार्वेस्ट, ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, कैश काउ। डाइवेस्ट इज टू सेल और लिक्विडेट, डॉग्स। फिर लास्ट है आपका GE मैट्रिक्स। दिस मॉडल हैज़ बीन यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। दिस मॉडल is also known as business planning metrics. The strategic planning approach in this model has been inspired from traffic control lights. Okay, ये 2 फैक्टर को यूज़ करता है, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। देखिए आपका जनरल इलेक्ट्रिक में और BCG में डिफरेंस क्या है? BCG सिर्फ 2 फैक्टर को देखता है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। लेकिन जो आपका जनरल इलेक्ट्रिक है वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखता है कि साइज ऑफ द मार्केट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्राइसिंग कैसा है,
कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, ब्रांडिंग कैसी है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है। तो ज़्यादा अच्छा अप्रोच आपका जनरल इलेक्ट्रिक है। अच्छा, तो ये 2 फैक्टर पे बेस्ड है, बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस में क्या क्या आ गया, आप पहले देखोगे मार्केट अट्रैक्टिव है कि नहीं। मार्केट अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, मार्केट का साइज़ देखो, मार्केट की ग्रोथ रेट देखो, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखो। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी कंपटीशन की, उतना मार्केट कम अट्रैक्टिव होगा। इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़, तो ये सारी चीज़ें मार्केट अट्रैक्टिवनेस में आती है। बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केट शेयर, मेरा मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। कस्टमर लॉयल्टी, ये मेरी स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट मार्जिन, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आपकी स्ट्रेंथ है। और एक डिफरेंस और है कि जो आपका BCG है वो सिर्फ हाई या लो में कैटेगराइजेशन करता है, हाई और लो। लेकिन जो आपका जनरल इलेक्ट्रिक है वो तीन कैटेगराइजेशन करता है, हाई, मीडियम, लो। ये बोलता है कि अगर कोई हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, तो मीडियम है। और BCG में या तो हाई था या लो था। तो जनरल इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है, इफ़ अ प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन द बिजनेस इज एट एडवांटेजियस पोजीशन। इफ द प्रोडक्ट इज इन द येलो जोन इट नीड्स कॉशन एंड मैनेजरियल डिस्क्रिशन। और अगर रेड जोन में है तो ऑब्वियसली उसको पैसा निकाल लेना चाहिए, मतलब लिक्विडेट कर लेना चाहिए या डाइवर्स कर देना चाहिए। तो आई थिंक इतना ही था, फिर हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑडियो में यही रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने चैप्टर को एटलीस्ट पढ़ा है, ढंग से थरली पढ़ा है, क्लास अटेंड की है। और क्लास में भी मैंने जो एक आध बार रिवाइज़ करवाया है उस पर भी वो अटेंटिव थे। तो ये तभी उन्हीं के लिए ही यूज़फुल है। आप अगर ये सोच के अगर आप इसको सुन रहे हो कि इसको सुन लेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट टाइम, तो नहीं होगा। ये ऑडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। और क्लास में मुझसे कई बार, मैं तो क्लास में शायद 3 से 4 बार मैंने इसका रिवीजन कराया होगा। तो जो उस समय अटेंटिव था उसको फटाफट रिकॉल हो जाएगा एक एक चीज़ है। खैर, सो कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।